नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा बुक वाइज चलिएगा, इसमें बुक में जो मैटर लिखा हुआ है उसको देखते रहिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले समझना है, चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ डिजीज। इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ना है, हेल्थ के बारे में और डिजीज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ क्या है। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि ग्रीक फिलोसोफर थे हिप्पोक्रेटस। ठीक है, ग्रीक के फिलोसोफर थे, वो क्या थे, उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की जो परिभाषा थी वो मानी जाती थी कि गुड ह्यूमर, जिसके शरीर में ह्यूमर बहुत अच्छा है। ह्यूमर क्या है, बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमर। तो जिसके अंदर ह्यूमर अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, उसकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, ये माना जाता था। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हेल्थ है वो क्या है, ए गुड ह्यूमर। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो है क्या स्पेलिंग है, इसमें चेक कर लीजिए, HUMORS। ठीक है, ORS है, ORS। ठीक, ह्यूमर जानते हैं, जैसे आयुर्वेद में जो ह्यूमर है, इसका मतलब जैसे आप जानते होंगे, कफ है, ठीक है, और पित्त है, और एक चीज होती है वात। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कफ, पित्त और वात। अगर ये तीनों चीज अच्छी है, इसका मतलब क्या, ह्यूमर अच्छा है, हेल्थ अच्छी है। कफ का मतलब क्या है, बॉडी में म्यूकस बहुत अच्छा बन रहा है। म्यूकस कब बनता है, जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या करती है, म्यूकस बनाती है। ठीक है, तो म्यूकस का लेवल अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में डिजीज है कोई। अगर म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन रहेगा उतना ज्यादा म्यूकस बनेगा। तो म्यूकस या कफ एक नॉर्मल लेवल तक बनना चाहिए। पित्त क्या होता है, बाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बाइल। ठीक है, बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, और वात जो होता है ये है गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस। बॉडी में गैस्ट्रिक जूस कैसा बन रहा है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये ह्यूमर को बताती हैं। ठीक, तो पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इसको मानते थे। बाद में एक साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे। ठीक है, तो विलियम, उन्होंने क्या किया, और एक चीज ये भी माना जाता था, जो ब्लैक बाइल वाले लोग होते थे, ब्लैक बाइल का मतलब समझते हैं, काला पित्त, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती थी और उनका ब्लड बहुत गर्म होता था। ये माना जाता था कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल है, ये भी लिखा हुआ बुक में, कि जो पर्सन्स विथ ब्लैक बाइल, जो ब्लैक बाइल वाले लोग होते थे, ठीक है, उनकी क्या है, वो गुड पर्सनैलिटी होती थी, उनका वार्म ब्लड होता था। ठीक है, वार्म ब्लड। तो साइंटिस्ट जो आए
विलियम हार्वे, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग कर दिया। कैसे? इनका बॉडी का टेम्परेचर नापा। जिस पर्सन को बोलते थे कि ब्लैक बाइल के जो पर्सन्स होते थे उनका बॉडी का टेम्परेचर हाई होता था, इन्होंने क्या किया? थर्मामीटर से ऐसे लोगों का टेम्परेचर नापा। किसका? इनका। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आया, जबकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? इनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा माना जाता था। ये हैवी पर्सनैलिटी, ये वार्म लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने इसके आधार पर टेम्परेचर को मेजर करके लोगों का और इस थ्योरी को क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिस्प्रूव कर दिया, डिस्प्रूव एबव थ्योरी। मतलब कौन सी थ्योरी? ये ह्यूमर वाली। ठीक है, इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया बाय मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हुए। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं। अब एक चीज समझिए, जो अभी हेल्थ की डेफिनेशन आगे है। ठीक है, जो हेल्थ होती है वो किससे अफेक्ट होती है? किन किन चीजों से हेल्थ प्रभावित हो सकती है? अच्छी हेल्थ है कि खराब हेल्थ है? कैसे मानेंगे किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है? लिखेंगे हेल्थ अफेक्टेड बाय। ठीक है, किस चीज से हेल्थ प्रभावित होती है? पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब उसको कोई डिजीज है। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर आपने पढ़ा, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, अगर है तो इसका मतलब उसको कोई डिजीज है। ठीक है, तो हेल्थ किससे प्रभावित हो सकती है? अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी बॉडी में डिजीज होगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है? इन्फेक्शन है। अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में क्या होगा? डिजीज अपीयर होगी। ठीक है, और तीसरी चीज होती है लाइफ स्टाइल। थर्ड है कि लाइफ स्टाइल से भी, ये भी एक फैक्टर है जिससे हेल्थ अफेक्टेड होती है। अगर लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, देर से सो के जग रहे हैं, ठीक है, और देर तक जग रहे हैं, समझ में आया? और जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो अच्छा नहीं ले रहे हैं, बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो बॉडी में डिजीज हो जाएगा। ठीक है, वो न्यूट्रिशनल वाली डिजीज हो जाएंगे। हो सकता है कोई इन्फेक्शन बॉडी में पहुंच सकता है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो सकती है लाइफ स्टाइल अगर अच्छी नहीं है। समझ में आया? ये तीन फैक्टर हैं जो डिजीज को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब आगे पेज पर आएंगे। देखिए, जो नेक्स्ट पेज पर आप समझना है हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ये माना जाता था कि अगर बॉडी में कोई डिजीज नहीं है तो पर्सन हेल्दी है। पहले क्या मानते थे कि बॉडी में अगर कोई डिजीज नहीं है तो पर्सन क्या है? हेल्दी है। यहां लिखिए, देखिए लिखा हुआ है कि हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। अगर कोई पर्सन में डिजीज नहीं है या कोई पर्सन फिजिकली फिट है तो इसका मतलब क्या है? वो हेल्थी है। ठीक है, तो हेल्थ की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज। किसी पर्सन की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो मानते थे वो हेल्दी है। या तो पर्सन क्या है? फिजिकली फिट है, और पर्सन क्या है? फिजिकली फिट है, देखने में फिट है। फिजिकली का मतलब समझ रहे हैं? देखने में फिट है, अंदर से वो क्या है? समस्या नहीं, देखने में अगर फिट नजर आ रहा है तो हेल्दी है, मोटा ताजा है, बढ़िया है तो हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हेल्थ में कई चीजों को कंसीडर किया जाता है। आप देखने में ठीक लग रहे, हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस हो, ठीक है, बॉडी में कोई अंदर से अबनॉर्मलिटी, कोई समस्या हो, तो कई एस्पेक्ट होते हैं हेल्थ के। तो जो अगली डेफिनेशन है वो हेल्थ की क्या है? ये है टोटल
वेल बीइंग, टोटल वेल बीइंग, यही डेफिनेशन लिखा गया है, मतलब सब कुछ अच्छा। टोटल वेल बीइंग मीन्स सब कुछ वेल अच्छा, किसके एस्पेक्ट में? एन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, अगर कोई फिजिकली फिट है, ठीक है, मेंटली फिट है, मेंटल, इमोशंस, सोशली, सोशल, सभी एस्पेक्ट में आपको फिट होना पड़ेगा, तब आप हेल्दी माने जाएंगे। देखने में आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं है। मेंटली भी फिट होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस है तो क्या होगा, हार्मोन का लेवल बॉडी में कम बन सकता है या ज्यादा बनेगा, तो पर्सन को कोई भी समस्या हो जाएगी हार्मोन से संबंधित, ठीक है। सोशली भी फिट होना चाहिए, सोशली समझ रहे हैं, सामाजिक रूप से, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका व्यवहार खराब, आपका किसी से मतलब व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं हैं। समाज के प्रति आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो भी हेल्थ में आता है, ठीक, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो सामने वाला भी खुश रहेगा, तब आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा। आपके अंदर से खुश नहीं है तो कैसे सामने वाले खुश रखेंगे? समझ में आया? तो सोशली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो कई एस्पेक्ट हैं इसमें। एक और चीज समझिए, अच्छी हेल्थ का फायदा क्या है, 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है। एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ गुड हेल्थ, बताएंगे कोई? अगर हेल्थ अच्छी है तो फायदा क्या है? पर्सन जो होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप हेल्दी हैं तो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी अगर आप हेल्दी हैं तो, ठीक है। ज्यादा काम करेंगे तो फायदा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कोई भी वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, खेत में काम कर रहे हैं अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे वजह से दूसरा होगा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक में मेंशन की गई हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी, और इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और आपको इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? देखिएगा, ऑन ना हो तो ऑन कर दीजिएगा, जैसे ऑन है। तो ये आपका एक और चीज होती है, देखिए, अच्छी हेल्थ का एक फायदा और है, इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, मतलब आपका लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा। आप 60 साल जीना है तो आप 80 साल जिएंगे, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट जाएगा। ये चीज समझते हैं? पहले लिख लीजिएगा, इंक्रीज लॉन्गेट, स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, LONGEVITY, GEVITY, लॉन्जेविटी, ठीक है, इंक्रीज होगा, एंड आगे होगा डिक्रीज, इसका मतलब एज से है, क्या है ये, एज, आपकी एज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर आप हेल्दी हैं तो। और डिक्रीज हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहां तक तो ये समझ में आ गया होगा। ये MMR समझते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर मान लीजिए फीमेल है, उसको डिलीवरी होनी है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि बच्चा डेथ हो जाए, ठीक है, मरा हुआ हो, या हो सकता है कि उसकी ही डेथ हो सकती है, फीमेल की कोई भी, ठीक है। अगर कोई उसमें डिजीज हो, कोई फीमेल में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कोई किसी की भी डेथ हो सकती है। तो अगर मदर की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी।
और इन्फेंट की डेथ होती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो इनकी मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, इसका फायदा मिलेगा। तो ये आप उसमें हेडिंग बना लीजिएगा सब। ठीक है, ये सारा बुक में लिखा है, मैंने केवल पॉइंट वाइज में आपको मेंशन करा दिया है। अगली हेडिंग लिखेंगे मेथड्स टू मेंटेन द गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, नोट कर लिए इसको। बढ़ जाएंगे, देखिए कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, पहला क्या है, बैलेंस डाइट। जो भोजन करिए वो बैलेंस, सबको पता होगा ना बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, कभी एक जैसा भोजन नहीं करना है। दूसरा क्या है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब अपने शरीर की देखभाल, साफ सफाई करना। साथ में एक होता है सोशल हाइजीन। ठीक है, समाज, आस पड़ोस की साफ सफाई रखना। तो पर्सनल एंड सोशल साथ में लिख देते हैं। इसके बाद और क्या तरीके हैं, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। अगर आपको पता है कि बीमारियों के बारे में कि क्या बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हो सकती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है शरीर पर, कौन सी बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो आप बचाव के तरीके भी खोजेंगे उससे। ठीक है, अपने पर्सनल हाइजीन रखेंगे, हाथ की साफ सफाई रखेंगे। तो तीसरा जो है अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट डिजीज के बारे में अगर आपको जानकारी है। विलेज में यही होता है ना, गांव देहात में यही होता है कि उनको बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है, एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं। इसीलिए ठेले पे जाकर के पानी बतासा लोग खूब खाते हैं, नहीं खाते हैं। और पानी कितना बढ़िया तरीके से बनाया जाता है, ये सबको पता होगा क्यों। तो ये डिजीज के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक, और देखिए योगा कैसे मेंटेन करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा लिखा हुआ लिख लीजिएगा। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन तो लेंगे ही। ठीक है, जो स्ट्रीट फूड होते हैं और फास्ट फूड उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। ठीक है, जब आपकी बीमारियों के बारे में पता लगेगा। अगला है वैक्सीनेशन करा करके प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड कंट्रोल ऑफ द, ये एक और लिख लीजिएगा। 5 नंबर है प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन्स अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने का एक तरीका और है कि जब बच्चा जन्म ले तो उसको जन्म से ही धीरे धीरे क्या है, वैक्सीन प्रोवाइड कराते रहे तो बीमारियां नहीं होंगी, बचाव हो सकता है। ये दो अलग अलग टर्म है, आगे आप पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन का मतलब अलग है, इम्यूनाइजेशन अलग टर्म है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैक्सीन देने के बाद में बॉडी में जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, और वैक्सीन का देना वैक्सीनेशन। वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराना वैक्सीनेशन, उसकी वजह से जो बॉडी में इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, हाँ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज है 6 नंबर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज करिए। ठीक है, बर्न करा दीजिए, जला दीजिए, ऐसे खुले में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फेंकना चाहिए। और लास्ट नंबर है इरिडिकेशन, इरिडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जो बहुत सारी बीमारियां वेक्टर जनित होती हैं, जैसे मॉस्किटो से होती हैं, तो उनके वेक्टर्स जो वाहक होते हैं उनको मार दीजिए या उनको वहां से हटा दीजिए, तो डिजीज क्या हो जाएगी, हट जाएगी और हेल्थ मेंटेन हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं।
अब आगे है कि डिजीज के टाइप कितने हैं, तो दो टाइप की डिजीज होती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। हो गया, ये लिख लिए हैं। देखिए डिजीज दो टाइप की हैं, पहला है इन्फेक्शियस, इसी को बोलेंगे कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल। दो टाइप की डिजीज, ऐसी डिजीज जो फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, बीमारी फैल सकती है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और जो डिजीज स्प्रेड नहीं होती है वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस, जो फैलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्प्रेड होती है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसमें ट्रांसफर होगा, तो नॉर्मल पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड हो जाएगी। और ये क्या है, नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होती है। समझ आया? तो ये होती किससे है, फिर ये बैक्टीरिया पैथोजन से। सीधे आप बोलेंगे पैथोजन, आगे समझना है इसका रीजन क्या है, कॉज, इसका कारण है फैलने का पैथोजन। ये पैथोजन की वजह से होती हैं। स्प्रेड तो होती है या तो एयर से या वाटर से या इन्फेक्शियस फूड से, लेकिन जो मेन रीजन है, कॉज है, वो इन्फेक्टिव एजेंट पैथोजन होता है। यहाँ कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। तो ये होती किससे हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट। ध्यान सुनिए, अगर शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, आप भोजन ले रहे हैं उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो इसकी वजह से जो डिजीज होती हैं वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस। इसमें कई टाइप है, मैं लिख रहा हूं, इसमें आप बोलेंगे, पहला है इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, ऐसे जितने भी विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं वो सारे इसमें आएंगी, ठीक है। या किसी न्यूट्रिएंट की अधिकता से, जैसे आर्थराइटिस है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होता है, वो किसी भी आपके बैक्टीरिया या वायरस से तो नहीं है, ठीक है। और एक आपका जो कौन सा है, गाउट जो गठिया होता है, उसमें भी कोई बैक्टीरिया वायरस इन्वॉल्व नहीं होता, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोई न्यूट्रिएंट कम हो गया या कोई बॉडी में केमिकल ऐसा बन रहा है जो ज्यादा बन गया, ठीक है, उसकी वजह से डिजीज हो रही है। तो यहाँ न्यूट्रिएंट इसमें लिख लीजिएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हो गया आपका स्कर्वी, स्कर्वी हो गया, ठीक है, बेरी बेरी हो गया। दूसरा है कैंसर। कैंसर एक डिजीज है जो स्प्रेड नहीं करती है, ठीक है, लगातार सेल डिवीजन, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा, ये भी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक। और आपका जो एक चीज है आर्थराइटिस जो है, ठीक है, तो आर्थराइटिस भी इसी में ही आएगा, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर कहा जाए मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, तो एड्स है, सबसे ज्यादा फैलने वाली डिजीज, मोस्ट कॉमन, ये पूछा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट कॉमन जो है इसमें वो एड्स होती है, और मोस्ट कॉमन नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, सबसे ज्यादा देखने वाली मिलने वाली नॉन इन्फेक्शियस ये है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस में एड्स आता है, ठीक। मेल न्यूट्रिशन की वजह से कौन सा डिजीज होगा, बताइए, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जानते हैं, एक, हाँ, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होना उसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन, ये वाली डिजीज होती है, ठीक है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है डिजीज। अब कुछ डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है।
तो उसके पहले आप जान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ है पैथोजन। पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिसकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है, फंजाई, ये सब क्या है? पैथोजेंस, ठीक है, प्रोटोजोआ सारा। कुछ कॉमन जान लीजिए, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम पहले देख लेते हैं, ठीक है। बाकी बुक में तो ज्यादा नहीं पढ़ना, बुक में आपको टाइफाइड पढ़ना, एक साल्मोनेला टाइफाइड वाला, और एक कौन सा दिया हुआ है? हाँ, निमोनिया दिया हुआ। दो डिजीज के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़नी है, ठीक। बैक्टीरियल में बताएंगे, बैक्टीरियल में है टाइफॉइड। टाइफॉइड का पढ़ना है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं इसकी डिटेल। साल्मोनेला टाइफिस से होती है, अभी आगे डिटेल समझेंगे, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया किससे है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या ठीक है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कॉलेरा किससे है? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, ध्यान रखिएगा। वी कैपिटल है, सी स्मॉल है। और बताइए बीमारियों के नाम बताइए। प्लेग, PLAGUE, प्लेग है। यार्डसीनिया पेस्टिस आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, यार्डसीनिया। रेड फ्लिया से ट्रांसफर होती है, ठीक है, रेड से ट्रांसफर होती है प्लेग। और डिजीज, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को बुक ने लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, उसका पॉजिटिव एजेंट पूछा जा सकता है, इसका नहीं पूछा जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका पॉजिटिव, क्योंकि ये नाम बुक में लिखा है, ठीक है। तो कोरोनी बैक्टीरियम, कोरेनी, कोरेनी स्पेलिंग में से कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये है, ठीक है। एक है कोड, जिसको बोलते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी कोड जिसको बोला जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। एल स्मॉल रहेगा, लेपरी। और नाम देख के बताइए, कुछ नाम, उसने 3 नाम लिखे हैं बुक में। एक, हाँ क्या कर रहे हैं? गोनोरिया, एक है गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरिया से होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसमें? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। गोनोरिया डिजीज का नाम है साइफिलिस है, साइफिलिस, साइफिलिस याद रखना, उधर दिया है, साइफिलिस है, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम, नहीं, इसको हटा दीजिए, ये नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, गोनोरिया नोट कर लीजिए, नाइसेरिया गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरिया हो गया। और बताइए बीमारी, टिटनेस, टिटनेस बुक में शायद लिखा है, लिखा हुआ ना, नाम लिखा, देखिए इसने डिप्थीरिया लिखा है, चेक कर लीजिए, एक लाइन में कुछ 3 बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, देखिए। अच्छा, कौन? हाँ, रुक जाइए एक सेकंड, अरे भाई कहाँ गए? डिप्थीरिया लिखा है, प्लेग लिखा है, डिसेंट्री, इन 3 चीजों को बता देते हैं जरूर, ठीक है।
टिटनेस पता किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, ठीक है। हम डायसेंट्री है शाइगेला, शाइगेला एक बैक्टीरिया है। एक डायसेंट्री होती है अमीबा से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, अमीबियासिस, वो भी डिसेंट्री है। ये बैक्टीरिया वाली है, प्रोटोजोआ वाली, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और बच्चा है प्लेग मैंने बता दिया, डिप्थीरिया बता दिया, ये सारी डिजीज हैं। और कोई डिजीज बैक्टीरियल? बहुत है इतना, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। जो जो आना है इस पर ध्यान रखिएगा। ये वाला इसका पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला प्लेग का पता होना चाहिए, ठीक। इसमें पढ़ना है दो हमको, टाइफाइड, देखिए हटा दें इसको। टाइफाइड किससे होगा? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। पूरा नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टाइफी लिखते हैं। डिजीज में ये पढ़ना है कि ये कोई बीमारी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, किस वजह से हो रही है, बैक्टीरिया से है तो किस बैक्टीरिया से है, ठीक है, नाम इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो डिजीज फैलती कैसे है, उसका सिम्टम क्या है, उसका ट्रीटमेंट या उसका प्रिकॉशन क्या है, इतनी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे टाइफाइड स्प्रेड होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन बताएंगे, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ठीक है, इससे टाइफाइड स्प्रेड होता है। तो इन्फेक्टेड फूड, आप यहाँ कंटामिनेटेड भी लिख सकते हैं इन्फेक्टेड की जगह, ठीक है, फूड एंड वाटर। ये वाटर बॉर्न डिजीज, कुछ डिजीज को बोलते हैं, देखिए डिजीज में एयर बॉर्न डिजीज होती है, वाटर बॉर्न होती है, तो ये वाटर बॉर्न है, फूड बॉर्न नहीं होता कोई, समझ में आया? एयर बॉर्न या तो वाटर बॉर्न, तो ये वाटर बॉर्न है, मतलब फूड से भी हो रही है और इन्फेक्टेड वाटर से भी हो रही है, इसका ये ट्रांसमिशन है। टाइफाइड में समस्या कहाँ आती है, बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो है अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक। सिम्टम पढ़ना है, क्या होगा सिम्टम इसका, तो सिम्टम में क्या है, देखिए एक कॉमन सिम्टम जो फीवर है वो सब में मिलेगा लगभग, तो फीवर कोई डिजीज तो है नहीं है, फीवर बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जो बॉडी में पैथोजन को, जैसे बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, तुरंत फीवर जनरेट कराता है ताकि वो पैथोजन की संख्या को कम कर सके। टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो जाएगा तो पैथोजन धीरे धीरे कम हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो टाइफाइड का जो है सिम्टम है वो फीवर है, और क्या है, हेडेक हो गया, वीकनेस हो गया, ठीक है, हाँ हेडेक, HEADACH, ये वीकनेस है। इस कुछ चीजों को आप लगभग में, कुछ सिम्टम लगभग बीमारियों में मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्या है इसमें टाइफाइड, टाइफाइड में आपके कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है, मेन चीज है फीवर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, फीवर मलेरिया में भी आता है, फीवर टाइफाइड में भी आता है, डिफरेंस कैसे पता है, टाइफाइड में कंटिन्यूअस फीवर रहता है, एक लाइन भी लिखा होगा उसमें कि फीवर 39 से 40 डिग्री रहता है, और एक वर्ड लिखा है उसमें कि कंटिन्यूअस, उसके लिए टर्म यूज किया गया हुआ, देखिए, ठीक है, क्या लिखा है देखिए, बताइए क्या लिखा है, सस्टेन्ड, यस, सस्टेन्ड फीवर। तो यहां लिखेंगे फीवर क्या है, सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब कंटिन्यूअस या लगातार, ठीक है। कितना है, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37,
तो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना, ये केल्विन में अलग हो जाएगा ये, ठीक है, ये सेल्सियस में है। तो ये लगातार आपको इसमें फीवर बना। अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, सीवियर का मतलब खतरनाक, तो इंटेस्टाइन में होल हो सकता है, परफोरेशन इन द इंटेस्टाइन, और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिए कि सीवियर केसेस में क्या होगा, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस एंड डेथ में अगर ये हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो गया टाइफाइड तो। हाँ, वाइडल टेस्ट, इसके लिए टेस्ट बना है, कौन सा है, विडाल टेस्ट या वाइडल जो भी कहते हैं, वो टेस्ट है इसको पता लगाने वाला। इसमें कैरियर लिखा, देखिए टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट पे पूछा जाता है क्वेश्चन, पता लगाने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है, वाइडल टेस्ट है, ठीक है। एक लेडी है जो बहुत बढ़िया A1 क्लास की कुक थी, ठीक है, लंदन में, उसका नाम लिखा हुआ है मैरी मेलोन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको टाइफाइड मैरी बोलते हैं, तो इसकी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मैरी मेलोन ये क्या थी, ये फेमस कुक थी, फेमस कुक थी, कहाँ पर, लंदन में, ठीक है, समझ में आया। तो ये कैरियर थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, इसका निक नेम जो था, निक नेम वो था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी जानते हैं क्यों बोला जाता था, क्योंकि मैरी तो इसका नाम था, ठीक है, मैरी मेलोन, ये टाइफाइड की कैरियर थी, ये लोगों में टाइफाइड फैलाती थी, ठीक है, और इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको टाइफाइड मैरी बोलते थे। कोई बताएगा टाइफाइड की जान के फैलाती थी कि अनजाने में, अनजाने फैलता था, ठीक है। जैसे ये वॉशरूम गए तो हाथ धुलना नहीं है, तो जब हाथ नहीं धुले तो उसी से खाना भी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो पता लगा बैक्टीरिया टाइफाइड का पैथोजन जो है कहाँ आ गया, हाथ में आ गया, हाथ वॉश नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों में खाने के थ्रू फैलता चला गया, तो बहुत सारे लोगों में फैल गया, इनको जेल तक हो गई थी, ठीक है। तो ये इनकी थोड़ा सा कहानी लिखी हुई है, लिख लीजिएगा, ये कैरियर थी, क्या थी, ये कैरियर थी, कैरियर ऑफ टाइफाइड, ठीक है। दूसरा डिजीज लिखा है निमोनिया, बढ़ा दें इसको, हो गया, निमोनिया, ठीक, छोटे बच्चों में ज्यादा समस्या आती है इसकी। ये एयरबॉर्न डिजीज है, कैसी है, एयरबॉर्न है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, कंटामिनेटेड एयर से होगा, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कंटामिनेटेड एयर। आप इसमें पढ़ेंगे कि मान लीजिए किसी का टॉवल यूज कर लिया, ठीक है, और यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, इन्फेक्टेड बर्तन यूज किए, या पेन है, बुक है, ये टच कर लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उससे भी डिजीज क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को यूज करने से। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, ठीक है, निमोनी, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसमें समस्या कहाँ आएगी, ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होता है बाय द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट समझते हैं, जब कोई खांसता है या छींकता है तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन वो होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय इन्फेक्टेड पर्सन,
and use of contaminated ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सामान जो कंटामिनेटेड है उसको यूज कर रहे हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सिम्टम क्या आएगा इसमें? तो इसमें ध्यान रखिएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट हो जाएगा, श्वसन तंत्र, उसमें भी कौन सा? स्पेशली लोअर। ध्यान रखिएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट नहीं होता है, लोअर का मतलब लंग्स प्रभावित होती है मेनली, ठीक है। तो सिम्टम में आपके इसमें क्या क्या लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ दीजिए जो लिखे हैं इन्होंने सिम्टम में। कफ हो गया, चिल्ड हो गया, क्योंकि यही सेम आपको रटना भी है, ठीक है। फीवर हो गया, फीवर सबके लिए कॉमन लगभग है। चिल का मतलब ठंडी लगना, और कफ हो गया। कौन सा लिखा हूं? हेडेक, ठीक है, हेडेक भी कोई बात नहीं है, वीकनेस है, हेडेक है, ये तो नॉर्मल सिम्टम है जो लगभग बीमारियों में होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडेक, ठीक है। तो मेन ध्यान रखना है आपको फीवर और चिल पर, ये कफ, ठीक। सीवियर केसेस में अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा तो नेल्स और लिप्स जो होते हैं वो ग्रे टू ब्लू हो जाते हैं, ग्रे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ब्लूइश हो जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा सीवियर केस में। ये सिम्टम हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक मेन चीज लिखिएगा, लोअर कैसे समस्या जनरेट होती है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लंग्स होती हैं, लंग्स में जो एल्वोली होती हैं उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाएगा? फ्लूइड। और सांस लेने में समस्या होती है, क्योंकि जब एयर अंदर एंटर करेगा लंग्स में तो फ्लूइड में क्या होगा? प्रॉपरली ऑक्सीजन डिजोल्व, जानते हैं पानी में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है। तो जब एल्वोली, जैसे एक एल्वोली आपकी नॉर्मल कंडीशन में अंदर से खाली होती है और एल्वोली में कोई फ्लूइड भर जाएगा तो ऑक्सीजन का जो इनटेक होगा वो एल्वोली में क्या होगा? कम, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो गैस का एक्सचेंज कम हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। लिख लीजिएगा एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, फ्लूइड से एल्वियोली क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, ठीक। तो इस पूरे में ध्यान आपको यही रखना है, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि अपर दूसरी डिजीज में है। एक आप डिजीज पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड आगे जो आ रही है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, गला खराब हो जाएगा, नाक चलने लगेगा, रनी नोज, ये सारी चीजें उसमें आएगा। यहाँ केवल क्या है? कफ से केवल कफ रहेगा बस, ठीक है। रनी नोज वगैरह ऐसा कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि लोअर एल्वोली इफेक्ट होती है इसमें, ये डिफरेंस है। तो ये बैक्टीरियल में 2 ही दिया है बुक में, बाकी जो 3 डिजीज और दी हैं, डिसेंट्री मैंने बता दिया, प्लेग बता दिया और डिप्थीरिया बता दिया, ठीक है। हाँ हाँ पढ़ लें, ठीक, कोई बात नहीं है। लिखा है इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट, यही करें ना? अच्छा, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शंस बाय इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स। ड्रॉपलेट को हम लोग एरोसोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो पानी की जो बूंदें होती हैं उनको एरोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉपलेट या एरोसोल्स जब हेल्दी पर्सन से कहाँ रिलीज होंगे? पूरे का मतलब समझ रहे हैं? पूरी लाइनों का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन बीमार है, किसी को निमोनिया है, वो खांसा या छींका तो उसके जो है माउथ से जो पानी की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं छींकने पर, खांसने पर, वो सामने वाले पर जब जाएंगे तो पर्सन क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए किसी का इन्फेक्टेड टॉवल यूज कर रहे हैं, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसका टॉवल है, उसका पेन है, उसका बुक है,
ठीक है, उसके यूज किए हुए बर्तन है उनको यूज कर रहे हैं तो उससे डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी, यही सब लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? आया समझ में कि नहीं आया? आगे हम लोगों को वायरल डिजीज देखनी है। देखिए इसके बाद कौन सा है? वायरल। बताइए वायरल डिजीज के नाम कुछ। पहला कौन सा है? कॉमन कोल्ड, जो आपको बुक में पढ़ना है। ठीक है, और कौन सा पढ़ना है? एक डेंगू। मलेरिया तो वायरल नहीं, इसमें मलेरिया वायरल नहीं। ठीक है, कॉमन कोल्ड पढ़ना है, इसको आगे बताएंगे। दूसरा है डेंगू। ठीक है, डेंगू को थोड़ा सा भी समझा देंगे। और बताइए चिकुनगुनिया, एक वायरल डिजीज चिकनगुनिया वायरस से होती है, ये एडिस मॉस्किटो से है। ठीक है, फ्लेवी वायरस, इस डिजीज का नाम, वायरस का नाम क्या है? फ्लेवी, यहां लिख लीजिएगा। वैसे डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा दोनों को। चिकनगुनिया हो गया, और बताइए वायरल डिजीज में हेपेटाइटिस, हाँ हेपेटाइटिस बी हो गया। ठीक है, और एड्स हो गया। और कोई वायरल डिजीज? पोलियो क्या है? वायरल है। ठीक है, पोलियो किससे होगा? यहीं पर नोट कर लीजिएगा, पोलियोमिलाइटिस वायरस। वायरस का नाम क्या है? ये सब नहीं आएगा, बस केवल जानकारी के लिए आप नोट किए रहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये वायरल डिजीज कौन कौन सी, उनके नाम पता होना चाहिए। पॉजिटिव एजेंट कोई मतलब नहीं है, इनका पता होना चाहिए जो आपकी बुक में दिए हैं केवल। ठीक, उसके बाद और वायरल डिजीज में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। कोई बताएगा? वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला वायरस। ठीक है, वायरस का नाम क्या है? वेरियोला। और एक है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स में है वेरिसेला वायरस। यहाँ वेरियोला है, वहां पर क्या है? वेरिसेला वायरस। ये आएगा नहीं, फिर मैं कह रहा हूं। ठीक है, केवल आप देख लीजिए इसको। ठीक है, कभी नहीं आएंगे। नाम बीमारी दोनों में डिफरेंस जानते हैं क्या होता है? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस है? एक छोटी मात्रा, एक बड़ी मात्रा। स्मॉल पॉक्स को क्या है? हाँ, छोटी मात्रा की बड़ी मात्रा। देखिए ये बड़ा वाला, इसमें फफोले, जो फफोले पड़ते हैं वो दो तरीके के हैं। जैसे हमको जो हुआ था वो ये वाला हुआ था अभी। ठीक है, ये वाला चिकन पॉक्स, उसमें दाने पड़ते हैं शरीर पे, अभी भी निशान बने होंगे छोटे छोटे, पूरे शरीर पे रेड रंग के दाने पड़ेंगे, और उसमें पानी टाइप से, वाटर टाइप से भरा रहेगा। ठीक है, फूटते हैं, दर्द होता है, वो चिकन पॉक्स होता है। ये बार बार रिपीट हो सकता है लाइफ में। लेकिन स्मॉल पॉक्स में दाने जो है, फफोले पड़ते हैं, बड़े बड़े फफोले, बड़े बड़े। ठीक है, बड़े फफोले। इसमें मतलब चिकन पॉक्स के दाने जो होंगे, लीजन्स बोलते हैं उनको, छोटे होते हैं। इसके क्या हैं? बड़े होते हैं। फिर इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? स्मॉल किसके आधार पर है? हाँ बताइए कुछ। नहीं, स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फफोलों की गहराई कम होती है, डेप्थ के बेसिस पर बोला जाता है। फफोले बड़े बनेंगे स्मॉल पॉक्स में, लेकिन गहराई कम होगी उनकी, डीप कम रहेंगे। ठीक है, चिकन पॉक्स के जो दाने बनते हैं उनकी गहराई ज्यादा रहती है, डेप्थ ज्यादा रहती है, और ऊपर से साइज क्या रहता है? छोटे दिखाई देते हैं। डेप्थ के बेसिस पर बोला जाता है स्मॉल और लार्ज। ये लाइफ में एक बार होता है, अब तो ये होता ही नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से ये पूरी तरीके से, बुक में भी लिखा हुआ है कि कुछ बीमारियां खत्म कर दी गई हैं, इसमें से ये बीमारी क्या है? एक ये पूरी तरीके से खत्म है, लगभग पोलियो भी क्या है? फिनिश है। ठीक है, ये लाइफ में अगर एक बार होता है, एक बार हो गया, दोबारा कभी जीवन में नहीं होगा। क्यों बताएंगे? क्यों कभी दोबारा रिपीट नहीं करता? क्योंकि एंटीबॉडी, ध्यान सुनिएगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनती है बॉडी में, पूरी लाइफ चलती है। कोई बीमारी होती है, बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, वो एंटीबॉडी कुछ समय बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके बैक्टीरिया का नाम है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका नाम ही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये आपका रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा, ये रिपीट नहीं करता है, ठीक, ये डिफरेंस होता है। और भी बताइए, काला आजार लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया से होता है काला आजार, एक डिजीज। एक है येलो फीवर, एक फीवर टाइप का होता है येलो फीवर, वो भी एक डिजीज है। लेशमानिया प्रोटोजुआ है। लेशमानिया क्या है? प्रोटोजुआ एक डिजीज। तो प्रोटोजुआ मैंने नहीं बताया, इसलिए काला आजार का नाम मैंने नहीं बोला अभी। अब यह वायरस में और बीमारियों के नाम बताइए। मम्स होता है, मम्स जहां ये ग्लैंड्स बढ़ जाती है, ठीक है, बच्चों में होता है मम्स, पैरोटिड ग्लैंड बढ़ती है तो मम्स। खसरा, मीजल्स, ठीक है, 10 नंबर। और आपका कोरोना तो है ही है इसमें, ठीक है, कोविड वायरस हो गया। और वायरल डिजीज में रेबीज बचा हुआ है, 11 नंबर में है रेबीज, ठीक है। तो ये कुछ वायरल डिजीज के नाम हैं। अब इसमें केवल आपका कॉमन कोल्ड ही दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए, ठीक। हटा दें इसको। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से, राइनो वायरस, ठीक है। वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस, ठीक। कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन के बाद अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। 7 दिन बाद जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो क्या है, 1 हफ्ते बाद अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन लोग क्या हैं, फैशन के चक्कर में वही आते हैं कि जल्दी से सही हो जाए ना, क्यों? तो एंटीबायोटिक खा लेंगे, तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ती। वायरल डिजीज कभी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती है। हो सकता है आपको और कोई समस्या हो जाए, ठीक है, जाम हो सकता है। ये वायरल डिजीज है, इस पर एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाती है। कॉमन कोल्ड है, समझ में आया? कॉमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगभग होता है लोगों को, सर्दी जुकाम यही है, राइनो वायरस से। इसमें जो अफेक्ट होगा, ध्यान रखना है अपर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होगा, इसमें अपर, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होगा वो अफेक्ट होगा, प्रभावित होता है, ठीक है। सिम्टम क्या आएगा इसका? रनी नोज, ठीक है, रनी नोज, कंजेशन, कंजेशन इन नोज, नाक या तो बहुत चलेगा बहेगा या तो जाम हो जाएगी। अच्छा कौन सा वाला लगता है? बढ़िया कौन सा वाला लगता है इसमें से? ये वाला सही लगता थोड़ा सा ना, वो तो जब जाम हो जाता है तो एकदम जैसे लगता है पूरा शरीर ही जाम हो गया, क्या? तो फिर उसके लिए वो भाप वगैरह दुनिया भर के तरीके हैं, तो सबसे समस्या इसमें होती है। रनिंग नोज, कंजेशन हो गया। और बताइए, हॉर्सनेस, HORSENESS, ये जानते हैं क्या है? गला बैठ जाना घोड़े की तरीके से, जैसे हॉर्सनेस का मतलब गला भारी हो जाना, ठीक। अब ये नहीं कि इसमें ढैचू ढैचू करने लग जाना, जैसे हॉर्स का मतलब वो नहीं है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे घोड़े की तरीके से आवाज जो होती है ना, कि ऐसी आवाज हॉर्स की तरीके से, तो वही गला भारी हो जाना, हॉर्सनेस। एक होता है सोर थ्रोट, SORE सब लिखा है। सोर थ्रोट का मतलब जानते हैं? जिससे गला जो है, थ्रोट में कुछ कड़वाहट टाइप से लगना, ठीक है, अच्छा नहीं लगना, कोई टेस्ट नहीं आना, टेस्ट ना आना, वो चीज है सोर थ्रोट होता है, समझ में? और कुछ सिम्टम लिखा हुआ है, बताइए। कफ हो गया, कफ लिखिएगा इसमें, कफ वहां पर भी है, यहाँ हेडेक सब में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टायर्डनेस सब में है, ठीक। तो कफ, खांसी लिखिएगा। 3 to 7 डेज में सिम्टम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। 3 से 7 दिन बाद, 4-5 दिन में भी ठीक हो सकता है।
तो इन्फेक्शन इसमें भी वही है, आपने निमोनिया पढ़ा था ना, ठीक है, कि कफिंग से, खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट होती हैं वो दूसरे पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे, या उसके द्वारा यूज किए गए सामान से भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख लीजिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इनका फैलने का तरीका है वो क्या है, सेम लाइक निमोनिया है। निमोनिया के तरीके से ये भी ट्रांसमिट होता है। ठीक, डेंगू थोड़ा सा देख लीजिए एक दो लाइन में। डेंगू किससे है, एक वायरस है फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस, वायरस का नाम ही क्या है, फ्लेवी, और ट्रांसमिट किससे होता है, एडीज मॉस्किटो, एंड ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी क्यूलेक्स से क्या ट्रांसफर होगा, क्यूलेक्स होता है एलिफेंटियासिस, और एनाफ्रीज से क्या है, मलेरिया, ठीक है। और इस मॉस्किटो की खासियत क्या है, ये क्लीन वाटर में रहता है, लिव्स इन क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी में रहने वाला है, अक्सर दिन में काटता है, ठीक है, क्लीन वाटर में रहता है। बाकी एनाफ्रीज वाला खराब पानी में, ठीक है, डर्टी वाटर में रहता है। ये हो गया। सिम्टम क्या है डेंगू का, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं ना, बोन ब्रेक फीवर, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, बोन ब्रेक फीवर, इससे जो बुखार आएगा वो पूरा बोन को ही समझ लीजिए, इससे हड्डियां टूट गई एकदम, ठीक है, पूरे शरीर में दर्द होगा। बाकी आगे सिम्टम में लिख सकते हैं, वही सब, टायर्डनेस हो गया, पूरी बॉडी में पेन होगा, ठीक है। एक स्पेशल चीज होती है कि डेंगू में जो दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और सिर के अगले हिस्से में दर्द होता है। सिर दर्द आपने यहाँ पर भी हेडेक पढ़ा होगा, पिछले वाले में गया निमोनिया में, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली लिख लीजिएगा टिक करके कि हेडेक, हेडेक कहाँ होगा, एट फ्रंट पार्ट, स्पेशली आगे के हिस्से में सिर दर्द करता है, आंखों में भी दर्द है, ठीक है, और आई पेन, आंखों में जलन और पेन, ये दो चीजें जो अलग हैं, इसकी सबसे अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी और क्या समस्या आएगी डेंगू में, ये तो पॉजिटिव एजेंट हो गया। ट्रांसमिशन कैसे होगा, मॉस्किटो से ट्रांसमिशन होगा, फैलेगा कैसे, मॉस्किटो से, और इसमें सिम्टम में जो आएगा, शरीर पर लाल लाल दाने पड़, वो चकत्ते जिसको बोलते हैं, डेंगू फीवर में क्या होता है, रैशेज ऑन द स्किन, रेड रंग के रैशेज आ जाते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, ठीक है, तो रेड रैशेज ऑन स्किन, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, कहीं शरीर के किसी अंग में क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी में प्लेटलेट काउंट घटता है। क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या घटती है, और प्लेटलेट ही जरूरी है ब्लड को जमाने के लिए। तो सोचिए अगर प्लेटलेट कम हो जाएगा तो शरीर में जो खून होता है वो कहीं कट लगने पर जमेगा नहीं, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट क्या है, प्लेटलेट का कितना होना चाहिए, नॉर्मली 1.5 लाख से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख के आसपास नॉर्मली पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, 1 मिलीमीटर, घन मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये घट करके 1 लाख के नीचे आ जाएगा तो थोड़ी समस्या होती, ज्यादा नहीं होती है, 70,000 पे भी बहुत समस्या नहीं है, ठीक है। सबसे क्रिटिकल कंडीशन कौन सी वाली होती है, 50,000 40,000 वाली, ठीक है। जब इतना घट के आ जाएगा तब प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। तो प्लेटलेट जो चढ़ाते हैं वो एक्चुअली खून चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें प्लेटलेट की मात्रा कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट जो कहेंगे, क्रिटिकल कौन सा होता है, शायद लिखा गया है वर्ड, क्रिटिकल प्लेटलेट काउंट कितना है, तो वह है लेस देन
40,000, 40,000 से नीचे अगर पहुंच गया तो क्रिटिकल प्लेटलेट काउंट माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया डेंगू। अब सीधे सीधे आइएगा इस पर, कौन सा वेक्टर, ये डिजीज है, देखिए ये है तो वायरल डिजीज में, लेकिन ये वेक्टर बॉर्न भी है, क्योंकि ये वेक्टर से ट्रांसमिट होती है। मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, अगला जो पढ़ना है वह है मलेरिया। तो मलेरिया भी क्या है, ये वेक्टर बॉर्न है डिजीज, वेक्टर से ट्रांसमिट होती है, या कैरियर, इसका जो कैरियर है और या वेक्टर है वो कौन होता है, मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी कौन है, फीमेल रिलीज मॉस्किटो। मेल से कभी ट्रांसमिट नहीं होता है क्योंकि माउथ पार्ट में डिफरेंस है। मेनली देखिए, मेल और फीमेल हो तो जो कोई भी हो, नेक्टर दोनों लेते हैं। मेल भी फ्लावर से नेक्टर लेता है, फीमेल भी नेक्टर लेती है, जिसको मकरंद बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेल कभी काटता नहीं है क्योंकि माउथ पार्ट में डिफरेंस है। मेल के जो माउथ पार्ट है वो ओनली क्या है, सकिंग है। जैसे आपने इंसेक्ट जब पढ़े थे तो उसमें माउथ पार्ट का जिक्र किया गया था, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो इसके मॉस्किटो के जो माउथ पार्ट होते हैं वो क्या है, पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्स करके छेद करते हैं स्किन में और ब्लड को सक कर लेते हैं, लेकिन मेल के माउथ पार्ट पियर्सिंग नहीं होते हैं, वो कभी स्किन में पियर्स नहीं कर पाएगा, केवल सक करेगा। तो वो केवल किस पर डिपेंड होता है, फ्लावर पर। और ये किस पर डिपेंड है, ये फ्लावर से भी न्यूट्रिशन ले रहा है और ये ब्लड से भी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा कि किस पे है, फीमेल से होता, ध्यान रखिएगा सब लोग, मेल से नहीं होता। ठीक है, क्योंकि माउथ पार्ट डिफरेंस है। मलेरिया का मतलब जानते हैं, बैड एयर। मलेरिया जो है वर्ड है वो, उसका मीनिंग होता है बैड एयर। पहले माना जाता था कि मलेरिया का मतलब गंदी हवा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो किससे रहा है डिजीज, ये हो रहा है एक मॉस्किटो से हो रहा है, पहले माना जाता था। ठीक है, क्योंकि मलेरिया में दो वर्ड हैं, मैल, मैल, ठीक है, और एरिया, ARIA। मैल का मतलब क्या है, मैल समझिए, मैल जो होती है जिसको मैल छुड़ाया जाता है। ठीक है, तो वो मैल नहीं, जैसे कि आपने वर्ड पढ़ा होगा माल न्यूट्रिशन, पढ़ा ना, माल न्यूट्रिशन, माल वर्ड है ये, एक वर्ड होता है माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब अगर पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। अगर पोषण अच्छा नहीं मिल रहा, शरीर को भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, बैड न्यूट्रिशन, तो ये बैड है इसका मीनिंग। एरिया का मतलब एयर है। ठीक है, अब देखिए एनाफिलीज से ही ट्रांसमिट होगा। एनाफिलीज में कई कैटेगरी है, थोड़ा सा लिखा हुआ देख लीजिए आप, प्लाज्मोडियम, सॉरी एनाफिलीज नहीं, ये मेन, ये कैरियर है, इसका क्या है, ये है कैरियर। लेकिन जो मेन एजेंट है जिससे मलेरिया होगा वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मेन जो एजेंट है वो क्या है, पैथोजन, वो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जानते हैं प्रोटोजोआ फाइलम में है और स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है। समझ में आया, जो स्पोर बना सकते हैं, तो स्पोरोजोआ एक वहां पर है, ग्रुप है, उससे बिलोंग करेगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो भी है। ठीक है, ये चार इसकी स्पीशीज हैं जिसके द्वारा 4 टाइप का मलेरिया होता है, 4 तरीके का मलेरिया है, अलग अलग स्पीशीज से अलग अलग। सबसे ज्यादा जो कॉमन मलेरिया है वो इससे है, सबसे ज्यादा मिलने वाला हम लोगों को जो मलेरिया होता है नॉर्मली, वो ये वाला है, वाइवेक्स से फैलता है। ठीक है, वाइवेक्स पॉजिटिव। ओवेली से क्या है, रेयर केसेस में, इससे मलेरिया बहुत रेयर होगा।
ठीक है। रेयर कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ जीरो है, जीरो है ना, ओवेली को आप जीरो समझिए, तो जीरो रेयर, ठीक है, बहुत नील, बहुत रेयर केसेस में ये मलेरिया होगा ओवेली से। वाइवेक्स से कॉमन है। फैल्सीपेरम से क्या है, फेटल मलेरिया, ऐसा मलेरिया जिससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक वाला मलेरिया किससे होगा, फैल्सीपेरम से। तो मोस्ट डेंजरस मलेरिया इससे होगा। इसी को बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया मतलब बुखार इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो दिमाग पर चढ़ जाएगा, दिमाग तक पहुंच जाएगा। सेरेब्रल का मतलब ब्रेन से है। सेरेब्रल मलेरिया या होता है, और ये मलेरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। और फेटल भी होता है। फेटल का मतलब इससे डेथ भी हो सकती है, इससे क्या हो सकती है, डेथ, ठीक है। तो फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये 3-4 नाम इसमें मेंशन किए गए हैं। अब देखिए, एक चीज यहाँ लिखा हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ आपको कि प्लाज्मोडियम इन्फेक्शियस फॉर्म करता है, ठीक। इसकी जो लाइफ साइकिल है कितने होस्ट में पूरी होते हैं, 2 होस्ट में, ठीक है। पहला हो गया ह्यूमन और दूसरा है मॉस्किटो। किसका लाइफ साइकिल की बात हो रही है, ये प्लाज्मोडियम की। जो प्लाज्मोडियम है इसका जीवन चक्र 2 जगह पूरा होगा, ठीक है, ह्यूमन और मॉस्किटो। ह्यूमन जो है उसमें एसेक्सुअल फेज चलेगा, क्योंकि जीवन चक्र है तो इसमें सेक्सुअल वाली अवस्था भी आती है और एसेक्सुअल। किसकी बात हो रही है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जब रिप्रोड्यूस करेगा, प्रेग्नेंट करेगा, तो सेक्सुअल से भी करता है और एसेक्सुअल। सेक्सुअल फेज कहाँ चलती है, मॉस्किटो में, और एसेक्सुअल कहाँ चलता है, ह्यूमन में। तो यहाँ पर एसेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, और मॉस्किटो में होगा सेक्सुअल फेज। समझ में आया। प्लाज्मोडियम में 2 इन्फेक्ट पूछा था, प्लाज्मोडियम की कितनी इन्फेक्टिव अवस्थाएं हैं जिसके द्वारा वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो 2 अवस्थाएं हैं इसकी जो इन्फेक्टिव मानी जाती हैं, इन्फेक्टिव, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव फॉर्म्स कह सकते हैं। इसके इन्फेक्शन वाले रूप या इन्फेक्टिव जो स्टेज हैं वो 2 हैं। एक इसमें स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट, और एक क्या है, गैमिटोसाइट है। पढ़ा होगा सबने, गैमिटोसाइट्स, मेल एंड फीमेल गैमिटोसाइट। अगर जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था छोड़ता है, स्पोरोजॉइट। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव अवस्था कौन सी है, स्पोरोजॉइट है। जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम इस रूप में इंटर होगा बॉडी में जाकर के। तो ये इन्फेक्टिव है, इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन, ठीक है। और जब मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को छोड़ता है, सॉरी किसको, स्पोरोजॉइट को, तो कौन सी अवस्था वो लेता है, ब्लड जब सक करता है तो उसके ब्लड में ह्यूमन की बॉडी से कौन सा प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था जाएगी, ये वाली। ये मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन्फेक्टिव फॉर मॉस्किटो, मान लीजिए एक मॉस्किटो है उसमें प्लाज्मोडियम नहीं है और मॉस्किटो बाइट कर गया ह्यूमन को, ह्यूमन है मलेरिया से पीड़ित, तो कौन सी वाली स्टेज ट्रांसफर होगी, गैमेटोसाइट वाली स्टेज में, ठीक है। इसकी जो लाइफ साइकिल है देखिए, लाइफ साइकिल, थोड़ा सा लाइफ साइकिल को देख लीजिए। मैं इसको पहले यहां देखते हैं कि इसमें इन ह्यूमन, ऐसे समझिए बुक में जैसा भी दिया है कोई बात नहीं, ह्यूमन में कौन कौन से स्टेप चलेंगे लाइफ साइकिल के, इसके बाद मॉस्किटो में देख लेंगे, ठीक है।
तो ह्यूमन में देखिए, मान लीजिए सबसे पहले क्या होगा, ह्यूमन में मॉस्किटो क्या करेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा। मॉस्किटो बाइट किया ह्यूमन को, ठीक, बाइट करेगा तो क्या, स्पोरोजोइट जो होंगे, स्पोरोजोइट कहाँ रहेंगे, मॉस्किटो के सैलाइवरी ग्लैंड्स में रहते हैं, ठीक है। वो ट्रांसमिट कहाँ हो जाएंगे, ह्यूमन के ब्लड में। तो यहां से मॉस्किटो से स्पोरोजोइट्स जो हैं वो इंटर कर जाएंगे इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन के ब्लड में चले गए। अब स्पोरोजोइट ब्लड के रास्ते कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में स्पोरोजोइट आ गया, प्लाज्मोडियम इंटर कर गया मॉस्किटो से। ये स्पोरोजोइट पहले जाएंगे लिवर सेल पर, ब्लड के रास्ते जाएंगे, ठीक है, और लिवर सेल को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो लिवर सेल्स जो होंगी वो क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं स्पोरोजोइट, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहां क्या है, रिप्रोड्यूस करेगा एंड ब्रेक करेगा लिवर सेल्स। यहां तक ये समझ रहे हैं ना, ब्लड के रास्ते पैथोजन या प्लाज्मोडियम कहां चला गया, कौन सी अवस्था प्लाज्मोडियम की जा रही है ब्लड के रास्ते, कहीं से भी ब्लड के रास्ते जाएगा सीधे लिवर सेल पर, ठीक है। और लिवर सेल में जैसे ये लिवर की सेल्स, लिवर सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल्स। लिवर सेल में ये प्लाज्मा, अच्छा स्पोरोजोइट देखने में कैसा होता है, ये देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का स्पोरोजोइट होता है। ये लिवर सेल में आ गया, लिवर सेल में आएगा तो ये अपना रूप चेंज करेगा, उसमें कई चीजें आती हैं, साइजोंट रिंग स्टेज और बहुत सारी स्टेज आती हैं, ठीक है। मतलब लिवर सेल में क्यों इंटर किया, क्या मकसद था उसका, अपना मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे वायरस जब किसी सेल को अटैक करता है तो इसका मकसद होता है अपना नंबर बढ़ाना, यहां भी इसका मकसद लिवर सेल में अटैक करने का क्यों है, अपना नंबर बढ़ाना जा करके, ठीक है। वहां नंबर बढ़ाएगा जा करके, जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मजबूरी में ये लिवर सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक कर जाएंगी, फट जाएंगे, टूट जाएंगी, क्योंकि स्पोरोजोइट जो हैं बाहर निकलेंगे। लेकिन इनका नाम स्पोरोजोइट नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। जब लिवर सेल में इंटर करते हैं तब बोलते हैं स्पोरोजोइट, जब ये मल्टीप्लाई करके बाहर निकल रहे हैं लिवर सेल को तोड़ करके तो इनका नाम मेगा कैरियोसाइट्स हो जाता है, नाम बदल जाता है, ठीक है। तो यहां से अब ये बाहर निकल गए, ठीक है। तो लिवर सेल में इंटर किया, वहां अपना संख्या बढ़ाया, रिप्रोड्यूस किया और लिवर सेल को ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। इसको बोलेंगे लिवर साइजोगोनी। ये क्या है, लिवर साइजोगोनी बोलते हैं, समझ नहीं आया। लिवर सेल में जो स्टेज चलती है उसको लिवर साइजोगोनी, और लिवर सेल्स को क्या बोलेंगे, हेपेटोसाइट सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज बताएंगे, कोई लिवर सेल से ये पैथोजन निकला तो कहां जाएगा इसके बाद, लिवर सेल को तोड़, क्या सारा लिवर सेल को तोड़ देता, नहीं, कुछ लिवर सेल, अगर सारी लिवर सेल नहीं डैमेज होती हैं, अगर सारी डैमेज हो जाएंगे तो लिवर तो खत्म हो जाएगा, तो कुछ लिवर सेल क्या हो गए, डैमेज। और लिवर सेल के बाद ये कहां जाएगा, अब कहां जाएंगे, हाँ, आरबीसी। ये लिवर सेल के बाद ये ब्लड में जाएंगे, कहां जाएंगे, ब्लड में, ठीक है, क्योंकि लिवर में ब्लड दौड़ रहा है ना, लिवर में भी तो ब्लड है कि नहीं है, यहां से ब्लड में जाएंगे, कुछ पैथोजन वापस चले जाएंगे दूसरे लिवर सेल को तोड़ने के लिए, और कुछ कहां जाएंगे, अब आरबीसी को तोड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है। कुछ रिपीट कर देंगे, वापस लिवर सेल में चले जाएंगे वो प्रक्रिया चालू करने के लिए, कुछ क्या है, आरबीसी में चले जाएंगे। तो आरबीसी में जब जाएंगे तो उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, क्योंकि इरेथ्रोसाइट, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो यहां से बुक ने तो केवल इतना लिखा है कि यहां से जो प्लाज्मोडियम है, जो पैथोजन है, वो पैथोजन कहां इंटर करेगा, इंटर इनटू आरबीसी, आरबीसी में इंटर करेगा, कैसे, थ्रू ब्लड, ब्लड के रास्ते, क्योंकि लिवर के से निकलेंगे तो ब्लड में जाएंगे। और देखिए ब्लड कुछ नहीं है, ब्लड में ही तो आरबीसी है, आखिर आरबीसी अलग तो नहीं है ना, ब्लड में ही तो आरबीसी है। तो यहां से निकले, ब्लड में जब मिले तो ब्लड की आरबीसी में अब एंटर करेंगे जाकर के,
पैथोजन इनटू द आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी में जाएगा तो वही सेम काम करेगा, आरबीसी में मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसी को तोड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। आरबीसी में एक काम ये करते हैं कि आरबीसी में, ध्यान सुनिए, आरबीसी में अंदर है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में जब एंटर करेंगे तो हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे? यूज करेंगे, इसको तोड़ेंगे और हीमोग्लोबिन को तोड़ करके एक हीमोजॉइन नाम का एक केमिकल बनाएंगे, हीमोजॉइन। समझ में आ रहा है? तो आरबीसी में जो जाएंगे तो आरबीसी को क्या करेंगे? आरबीसी को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आरबीसी टूटेगी और साथ में क्या है? हीमोजॉइन, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होगा। जब आरबीसी टूटेगा तो वहां से एक ग्रेन्यूल्स रिलीज होगा, उसको क्या बोलेंगे? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। कहां से? फ्रॉम रैप्चर्ड आरबीसी। ये क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही कि हीमोजॉइन नॉर्मल आरबीसी से रिलीज होता है कि रैप्चर्ड आरबीसी या इन्फेक्टेड आरबीसी? तो रैप्चर्ड आरबीसी से, ठीक है। और हीमोजॉइन बनता किससे है? तो फॉर्म बाय बनेगा हीमोग्लोबिन से, याद रखिएगा। ये हीमोजॉइन क्या करेगा? जो फीवर आता है, फीवर इसी वजह से आता है, ठीक है। हाँ, तो यहां आगे मैं लिख दे रहा हूं, आप एरो आगे ले जाइएगा। हीमोजॉइन का काम लिख लीजिए। हीमोजॉइन सीधे एक पिगमेंट, ठीक है, ब्लड में मिलेगा। आरबीसी टूटी तो कहां बन रहा? ब्लड में। ये सीधे जाएगा हाइपोथैलेमस पर। कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस पर पहुंचेगा ब्लड से, और वहां जाकर के ये जो सेंटर होता है फीवर वाला, टेम्परेचर वाला, उसको एक्टिवेट करेगा और क्या जनरेट होगा? फीवर। तो फीवर है, चिल है, ठीक है, चिल होगा और फीवर। ठंडक लगती है, बुखार आता है, कपकपी होती है। समझ में आ रहा है? मलेरिया में क्या है? फीवर भी आएगा, चिल भी, ठंडक भी लगेगी और कपकपी होती है। शिवरिंग बोलते हैं उसको, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है शिवरिंग। जानते हैं शिवरिंग क्यों होती है या क्यों ठंडक लगती है बुखार में? बताइए कोई। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर अंदर जाता है, बाहर का जो भी टेम्परेचर है, तो चूंकि अंदर जब ज्यादा टेम्परेचर और बाहर क्या उससे तो कम ही होगा, ठीक है। तो हमको क्या महसूस होगा? ठंडक महसूस होती है, क्योंकि बॉडी का हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, बाहर के कंपैरिजन में जो भी है। और जो शिवरिंग होती है, शिवरिंग इसलिए होती है क्योंकि शिवरिंग में होता क्या है? कपकपी होती है। तो जब कपकपी होती है तो पर्सन अपने शरीर को क्या कर लेता है? सिकोड़ लेता है। उसका फायदा ये मिलता है कि हमारे शरीर की गर्मी जो है बाहर नहीं निकलने पाती है, क्योंकि बॉडी में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही बॉडी की हीट भी बाहर जाएगी। सरफेस एरिया घटता कैसे है? जब कपकपी होती है तो पर्सन क्या है? अपनी बॉडी का सरफेस एरिया घटाता है, शरीर को सिकोड़ लेता है ना। सिकोड़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया घटने का फायदा ये होता है कि फीवर जो है वो बरकरार बना रहता है, क्योंकि फीवर अगर ना आए तो बीमारी सही नहीं होगी। फीवर का आना भी तो जरूरी है, लेकिन लगातार रहना भी सही नहीं है। कि लगातार फीवर रह रहा वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया तो उसको मारने के लिए फीवर तो माना जरूरी है। तो वो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए शरीर में क्या होता है? शिवरिंग आती है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम इसके हो गया। तो यहां तक लाइफ साइकिल देखिए, आरबीसी टूटेगा, हीमोजॉइन रिलीज होगा, साथ में एक चीज और है लास्ट में इसी के आगे कि आरबीसी, कुछ आरबीसी के अंदर, कुछ आरबीसी में गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं। गैमेटोसाइट्स जानते हैं क्या है? जो पैथोजन, जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में पैथोजन आया, इसने अपनी संख्या बढ़ाई, आरबीसी को तोड़ दिया, फट गया आरबीसी, ठीक है। लेकिन कुछ आरबीसी में, ये आरबीसी में पहुंचे तो कुछ आरबीसी के अंदर ये अपना एक रूप बदल लेते हैं, इसको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको?
गैमीटोसाइट्स, मतलब प्लाज्मोडियम कुछ आरबीसी के अंदर जा करके गैमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ आरबीसी को ये तोड़ देंगे, जो आरबीसी टूटेगा उसमें से क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन, जिसकी वजह से क्या आएगा, फीवर आएगा और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसी में से कुछ प्लाज्मोडियम क्या करेंगे, आरबीसी के कुछ आरबीसी के अंदर एंटर करके और उनके अंदर क्या बना लेंगे, गैमीटोसाइट्स। गैमीटोसाइट्स जानते हैं क्या है, गैमीट मदर सेल है, इसी से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो मेल गैमीटोसाइट भी होता है और फीमेल गैमीटोसाइट भी होता है। जैसे हमारी बॉडी में oogonia और स्पर्मेटोगोनिया, तो आप इसको स्पर्मेटोगोनिया और oogonia समझेंगे। समझ में आया? लास्ट में एक बढ़ा लीजिएगा कि सम आरबीसी, कुछ आरबीसी में क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम फॉर्म बना लेगा गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट्स में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, दो टाइप के गैमीटोसाइट बन जाएंगे। अब यही गैमीटोसाइट्स क्या हैं, एंटर करेंगे कहां पर, अब यहां तक की स्टेज ये फिनिश हो गया, ह्यूमन में यहीं तक की स्टेज रहती है। अब मॉस्किटो दोबारा, अब लाइफ साइकिल कहां समझना है, मॉस्किटो में। तो जब कोई मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, तो ये गैमीटोसाइट्स जो ब्लड में है वो कहां चले जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में। वही मॉस्किटो आएगा कि कोई दूसरा आएगा, जो काटा था वही आएगा कि दूसरा आएगा, भाई हो सकता है वो शहीद हो गया हो, क्यों हो सकता है अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई जरूरी ना वही आएगा, नहीं कोई दूसरा भी आ सकता, कोई मॉस्किटो, ऐसा नहीं है कि वही, ठीक है, जो काटा है कोई, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, ये गैमीटोसाइट कहां एंटर करेंगे, मॉस्किटो में। तो अब जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, थोड़ा सा 10 मिनट का काम और समझ लीजिए बस, ठीक है। मॉस्किटो में क्या होगा, गैमीटोसाइट्स जो थे, गैमीटोसाइट्स वो इंटर कर जाएंगे, क्योंकि जब ब्लड सक करेगा मॉस्किटो, ये गैमीटोसाइट्स कहां चले जाएंगे, इंटर इन मॉस्किटो। तो मॉस्किटो में पहले जाएंगे उसके माउथ में, माउथ से जाएंगे उसके गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, क्योंकि ब्लड कहां पहुंचता है, सीधे गट में। ये चले गए रीच टू गट, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में, और वहां जाकर के क्या करेंगे, ये गैमीटोसाइट मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे, ठीक है, मेल और फीमेल, क्योंकि दो टाइप का गैमीटोसाइट था, मेल गैमीटोसाइट भी था और फीमेल। यहां जाकर के मेल एंड फीमेल गैमीट बनेगा। ये दोनों गैमीट क्या है, फर्टिलाइज भी करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड, अच्छा बताइए, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे ना। क्या जायगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एंड बुक ने लिखा है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जायगोट बनेगा, और डेवलपमेंट का मतलब इससे एम्ब्रियो बनेगा, क्या oocyst बनता, ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, oocyst एक स्टेज, जायगोट कन्वर्ट इनटू द oocyst, यही जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, oocyst में, CYST, क्योंकि प्लाज्मोडियम, आपने अमीबा पढ़ा था ना, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाता है, और सिस्ट से जब अंदर स्पोर, मल्टीपल फिजन से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट टूटती है, स्पोर फ्री हो जाते हैं, सारे अमीबा फ्री, ऐसी ये सिस्ट बनाएगा, oocyst बोलते हैं, ठीक है। तो जायगोट oocyst में कन्वर्ट, और oocyst के अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइट बनेंगे। अब इस oocyst में क्या बनेगा, इसमें बहुत सारे स्पोरोजॉइट बनेंगे। याद रखिए, स्पोरोजॉइट गट में बनता है, कहां बनता है, ये गट में, ठीक है, इसलिए मैंने यही लिख दिया है। ये सब कहां चलेगा, ये सारी चीजें चल रही हैं इन गट में, ठीक है। जायगोट का बनना, उससे oocyst बनना, और oocyst से में क्या बनेगा, स्पोरोजॉइट बनेगा। अब ये स्पोरोजॉइट एलिमेंट्री कैनाल से कहां चले जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड में,
जो लार वाली ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, माउथ में चले जाएंगे। तो लास्ट लिखेंगे स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट जो है रीच करेगा तो सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड पर पहुंच गए। अब कभी ये मॉस्किटो बाइट करेगा किसी को तो सैलिवरी ग्लैंड से कहां चले जाएंगे, उसके ब्लड में, ठीक है। अब एक चीज हमको ये बता दीजिए कि मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो फीमेल वाला ब्लड कौन सक करता है, फीमेल। ये ब्लड सक क्यों करता है, कोई मच्छर क्यों काटता है, आदमी का खून चूसने के लिए कि खून ऊन कम कर दें उसके अंदर, परेशान करने के लिए। सबसे ज्यादा समस्या तो इन्हीं लोगों से होती है। क्यों, ब्लड सक करता है मॉस्किटो। क्या ये ब्लड अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करता है, खाना पीना के लिए, या कोई और मकसद है इसका ब्लड सक करने का? भाई मेल तो सक नहीं करता है, क्योंकि मेल के पास ऐसा माउथ पार्ट ही नहीं है, उसका मुंह की बनावट ही खराब है। तो फीमेल क्यों सक करती है? हाँ, पता है किसी को? क्योंकि अंडे बनाने के लिए, एग बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। वो प्रोटीन और विटामिन ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी है वहां से प्राप्त होती है। समझ में आया? यही रीजन है, मेन कारण यही है कि फीमेल मॉस्किटो, लिख लीजिएगा, सक करेगा ब्लड को। ब्लड को क्यों वो सक करते हैं? बिकॉज रीजन क्या है, ब्लड फॉर एग प्रोडक्शन, एग को बनाने के लिए, ठीक है। प्रोटीन्स, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, और वो कहां से मिलते हैं, ब्लड से। बाकी न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा सा तो ब्लड से न्यूट्रिशन ले लेता है फीमेल, लेकिन मेन कहां से लेता है, वो भी फ्लावर से लेता है। जैसे नेक्टर से मेल भी नेक्टर लेता है, फीमेल भी लेती है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रिशन ब्लड से भी ले लेते हैं। लेकिन ब्लड से मेन मकसद है उसका एग बनाना, और मेल अंडे बनाता नहीं है। मेल जो है एग प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए उसको ब्लड पर जरूरत, ब्लड को फीड करने की जरूरत नहीं है इसको। समझ में आ रहा है? ये रीजन है इसका। तो ये फिनिश हो गया है। मलेरिया की कोई वैक्सीन अभी तक है नहीं है, समझ आया? बाकी बहुत सारी बीमारी की वैक्सीन है। तो अगली बार इसको पढ़ के आएंगे। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। जो आगे वाला चैप्टर है, जो माइक्रोब्स वाला, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगली बार इसका क्वेश्चन करा दूंगा मैं।